नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भारत और न्यूजीलैंड के बीच साइन हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब भारत से एक्सपोर्ट पर जीरो ड्यूटी। 5,000 भारतीयों को मिलेगा वर्किंग वीजा। 15 साल में भारत में 1.8 लाख करोड़ का निवेश करेगा न्यूजीलैंड। ईरान का अमेरिका को नया प्रस्ताव, कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर तैयार, लेकिन न्यूक्लियर वार्ता अगले चरण तक हो सस्पेंड। अमेरिकी नाकेबंदी खत्म करने की भी रखी शर्त। इधर ट्रंप बोले अगर ईरान बातचीत करना चाहता है तो कर सकता है कॉल। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दिखा बुल्स का जोश। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद। फार्मा, रियल्टी, आईटी शेयरों में खरीदारी। मेटल एनर्जी इंडेक्स बढ़त पर बंद। फार्मा सेक्टर में देश की सबसे बड़ी डील, अमेरिकी कंपनी ऑर्गेनॉन में पूरी हिस्सेदारी खरीदेगी। सन फार्मा करीब $12 बिलियन की एंटरप्राइज वैल्यू पर होगी डील। कंपनी बोली डील से मिलेंगे ग्रोथ के बड़े मौके। बायोसिमिलर मार्केट में होगी एंट्री। 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में पीएम मोदी की हुंकार, कहा बिहार उड़ीसा के बाद अब बंगाल की बारी। 4 मई को सीधे बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में ही आऊंगा। हम बहुत प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीते। कोलकाता के बेहाला में गृहमंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। बंगाल चुनाव को बताया अब तक का सबसे शांत चुनाव, कहा प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है बीजेपी। राज्यसभा के सभापति ने आम आदमी पार्टी के टूटे 7 सांसदों की बीजेपी में विलय को दी मंजूरी। अब राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सिर्फ 3 सांसद बचे। बीजेपी के सांसदों की संख्या बढ़कर हुई 113। अप्रैल महीने में ही गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार। दुनिया के 100 में से 98 गर्म शहर भारत में। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, लोगों को हीट वेव से सावधान रहने की सलाह। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के ट्रेड मिनिस्टर टॉड मैकले की मौजूदगी में एफटीए पर मुहर लगी। इसी के साथ भारत के लिए न्यूजीलैंड का बाजार पूरी तरह से खुल गया है। टेक्सटाइल, लेदर, जिम्सन, ज्वेलरी जैसे प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर जीरो ड्यूटी लगेगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस एफटीए को भारत और न्यूजीलैंड आर्थिक संबंधों में नए आयाम की शुरुआत बताया है। This FTA is far more than an agreement on tariffs and rules of origin. It is a comprehensive framework spanning market access, productivity, investment and mobility, designed to benefit manufacturing, farmers, artisans, MSMEs, women entrepreneurs, students and skilled professionals across both nations. और एफटीए की डिटेल के लिए चलते हैं आलोक प्रियदर्शी के पास। आलोक, बताइए भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो एफटीए हुआ है उसमें क्या क्या खास बातें हैं? बिल्कुल, देखिए जो ये डील साइन हुई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और न्यूजीलैंड की, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके तहत जो भारत को 100% पूरा एक्सेस मिलेगा जैसे ही ये डील लागू होगी। और उम्मीद की जा रही है कि इस साल के एंड तक न्यूजीलैंड और जो भारत के साथ ये डील हुई है वो लागू हो जाएगी। उसके बाद से सीधे तौर पर न्यूजीलैंड के 100% मार्केट में भारत को एक्सेस मिलेगा। यहाँ पर खासतौर से लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स हैं जैसे जेम्सन, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, फुटवेयर्स, तमाम चीजों के लिए बड़ा एक्सेस मिलेगा वहां पर। जो अभी तक जो दोनों देशों का सालाना
सालाना ट्रेड है 2.9 बिलियन डॉलर का है, उसको बढ़कर अगले 5 साल में 5 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य है। और सबसे बड़ी बात है कि न्यूजीलैंड इसके साथ साथ 20 बिलियन डॉलर का भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा। ये कमिटमेंट किया गया है न्यूजीलैंड की तरफ से, जो खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, स्टार्टअप, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा और यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ के स्टार्टअप में सहयोग देगा। इसके अलावा भारत की जो सर्विसेज सेक्टर है, खासतौर से हेल्थ केयर, आईटी और दूसरे सेक्टर्स, उनको भी न्यूजीलैंड में काफी बढ़िया एक्सेस मिलेगा, काफी वहां पर एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो भारत से जाने वाले प्रोफेशनल्स हैं, 5000 से ज्यादा लोगों को वीजा मिलेगा जो वहां पर काम कर सकेंगे। तो रोजगार के नजरिए से और एक्सपोर्ट के नजरिए से एक तरह से देखिए बहुत बड़ी एक तरह से अचीवमेंट है। हालांकि अभी जो सालाना ट्रेड है दोनों देशों का काफी कम है, बावजूद इसके ये एक तरह से नई कोशिश मिल जाएगी की जा सकती, क्योंकि करीब 9 महीने के अंदर इस डील को फाइनल किया गया है। ये अपने आप में अचीवमेंट है और आने वाले दिनों में खासतौर से जो विकसित भारत का लक्ष्य है भारत का, उसको अचीव करने में ये काफी मदद करेगा। और खासतौर से एग्रीकल्चर को पूरी तरह से इस डील से बाहर रखा गया है। एग्रीकल्चर का कोई भी सामान न्यूजीलैंड से इंडिया में नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। और अब देखते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार भी थम गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर में विशाल रैली करके आखिरी दांव चला। बैरकपुर में पीएम मोदी ने हुंकार भरी कि बंगाल में बदलाव होने जा रहा है। पहले ही चरण में बंगाल के लोगों ने परिवर्तन की नींव रख दी है और अब दूसरे चरण में भी बंगाल के वोटर बीजेपी पर ही भरोसा जताएंगे। इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है और इसलिए मेरा उत्साह और बढ़ जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के बेहाला में रोड शो किया। इस दौरान अमित शाह ने हमारे सहयोगी चैनल न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की और दावा किया कि बंगाल में बीजेपी का प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का मौका है। साथ ही उन्होंने कहा कि अर्धसैनिक बलों की वजह से चुनाव में इस बार शांति देखने को मिली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार मैदान में हैं और हम यहां पर इनसे बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह से। सर, जिस तरीके से आज ममता दीदी का आज सुबह ट्वीट आया है, मां ममता और मानुष की अस्मिता के लिए उन्होंने लड़ने का आह्वान किया है। चलिए, वो कर ही सकती है, उनकी अपील है, मगर पूरे बंगाल की जनता को मालूम है माँ माटी मानुष का उनका जो पुराना नारा था वो फेल हो चुका है। उन्होंने ना माँ का सम्मान किया, ना माटी का किया, ना मानुष का किया। आज अंतिम दिन है अमित जी, कल बहुत भारी तादाद में हिंसा हुई है और एनआईए भाटपारा क्या हुआ हिंसा में? कितने लोगों को लगा है? यहाँ कितने लोग हिंसे घायल हुए हैं? उसमें वो अफवाहें फैला रहे हो भाई। ये बंगाल का अब तक का सबसे शांत चुनाव है, अफवाहें मत फैलाइए। मीडिया का ये एजेंडा नहीं होना चाहिए। क्रूड बॉम्ब मिला है, एनआईए ने उसमें जांच के वो फटने से पहले पकड़ लिया गया है। अमित जी, इस बार आप चुनाव प्रचार मैदान में कितनी सीटों का टारगेट रख रहे हैं? हम बहुत प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। वहीं ममता बनर्जी ने जनता से वोट करने की अपील की है। उन्होंने बीजेपी पर ईवीएम से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर ईवीएम के प्रोटेक्शन के लिए पूरी घेराबंदी की जाएगी। वादा करो, हर आदमी को वोट देना है। आपका इधर में मशीन खराब करने का कोशिश भी करेगा। एक बात याद रखिए, अगर आप सुना मशीन खराब हो गया 2000 वोट का बाद, फिर आके आपका पहले का वोट दीजिए।
कि वो मशीन में हम आज देखा है एक वीडियो में, एक आदमी को वोट दे रहा है एक पार्टी को तो बीजेपी का पास चला जा रहा है। खराब मशीन में आप वोट करोगे ना, टेक केयर। अगर जरूरत हो तो खाना वोट का दिन और वोट का दिन से जो 2 दिन इलेक्शन का काउंटिंग है, माँ बहन लोग खाना नहीं बनाएगा, वो उधार में रहेगा और वोट को प्रोटेक्शन करेंगे। और आवाज अड्डा में आज हम इसी पर कर रहे हैं चर्चा। बंगाल फाइनल राउंड जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। सन फार्मा ने फार्मा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील की है। सन फार्मा ने यूएस की कंपनी ऑर्गेनॉन को $11.75 बिलियन की एंटरप्राइज वैल्यू पर खरीदने का ऐलान किया है। सन फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर कृति कानोरकर ने सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि इस डील से कंपनी की बायोसिमिलर प्रोडक्ट में पकड़ मजबूत होगी। मर्जर के बाद कंबाइंड साइज $12 बिलियन का हो जाएगा। सबसे पहले तो सिंपल लैंग्वेज में हमारे दर्शकों के लिए अगर आप समझा सके ये डील कितनी बड़ी है कंपनी के लिए इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज, और कौन से नए ऐसे रीजन्स होंगे जहां पे कंपनी फोरे करेगा इस एक्विजिशन के बाद। धन्यवाद नूपुर। सन फार्मा एंड ऑर्गेनॉन ये 2 बिजनेसेस मर्ज होने जा रहे हैं, तो साइज उसका होगा $12 बिलियन। सन का प्रेजेंस हमारा 100 कंट्रीज में है, 100 देशों में हम आज हमारे प्रोडक्ट बेचते हैं। एंड ऑर्गेनॉन 140 देशों में उनके प्रोडक्ट बेचता है। उसमें से 10 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर हम लोग आज प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। उसमें से 1 इम्पॉर्टेंट कंट्री और बड़ा मार्केट है चाइना, जहां पर आज हम लोग नहीं हैं। और ऑर्गेनॉन का चाइना में काफ़ी बड़ा बिजनेस है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक $800 मिलियन। सो लाइक दैट उनका 10 कंट्रीज ऐसा है जहाँ पर उनका ही प्रेजेंस है, सन का नहीं है। सो कंबाइंड बिजनेस में जब दोनों साथ में आ जाता है तो हम हमारा प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज में बेच सकते हैं। सो दिस इज लाइक सेलिंग सन्स एज वेल एज ऑर्गेनॉन प्रोडक्ट टुगेदर। उसके अलावा दोनों कंपनी का कंबाइंड EBITDA इस 30% के आसपास रहेगा। हमारा 29-30% है, उनका भी 30% है, तो वो रहेगा। दोनों कंपनी का पोर्टफोलियो मर्ज होगा। जैसे आपको दर्शकों को बताने के लिए ऑर्गेनॉन का पोर्टफोलियो विमेंस हेल्थ में है, वो उनका एक बड़ा पोर्टफोलियो, ऑलमोस्ट उनका 30% जो सेल्स आता है वो वुमेंस हेल्थ पोर्टफोलियो से आता है। दूसरा उनका आता है एस्टैब्लिश प्रोडक्ट्स लाइक एस्टैब्लिश ब्रांड, जो ब्रांड ऑफ पेटेंट हो गए, जिनके कई पहले पेटेंट थे बट आज नहीं है, बट वो ब्रांड आज भी बिकते हैं क्योंकि उनकी ब्रांड इक्विटी है एंड पेशेंट्स और डॉक्टर्स आज भी वो ब्रांड लिखते हैं। तो वो बिजनेस एक 51% है। और थर्ड उनका बिजनेस है बायोसिमिलर्स। सो कोई भी बायोलॉजिक्स प्रोडक्ट जब भी उसका ऑफ पेटेंट होता है तो कोई भी कंपनी उसका बायोसिमिलर उसका इक्विवेलेंट प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है, तो वो है। सो ये 3 बिजनेसेस ऑर्गेनॉन के है। एंड सन के इसमें से इनोवेटिव बिजनेस सन का है, देन हमारा ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस है, जैसा इनका एस्टेब्लिश प्रोडक्ट बिजनेस है ऑर्गेनॉन का, वैसा सन का ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस है एंड जेनरिक बिजनेस है जो सिंथेटिक मॉलिक्यूल करते हैं। सो वैसे देखा जाए तो दोनों बिजनेसेस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर्स, और दोनों में ओवरलैप काफ़ी कम है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट कोई भी ओवरलैप नहीं है। और अब बात करते हैं आज के बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जमकर खरीदारी देखने को मिली। कैसा रहा आज का बाजार, पूरा हाल बता रही कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार में क्या शानदार मोमेंटम आज के सत्र में हमें देखने को मिला है। सारे इंडाइसेस मेजॉरिटी हम बात करेंगे तो शानदार तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए। मिड कैप और स्मॉल कैप का तो आज के सत्र में एक जलवा ही अलग था। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो निफ्टी के 50 शेयर्स में से 40 शेयर्स ऐसे हैं जो अच्छा खासा ग्रीन मोमेंटम दिखाते हुए बंद हुए हैं। इसके अलावा बाकी के सेक्टर वाइज अगर हम देखिए किस तरीके का मोमेंटम रहा है तो देखिए सारे ही इंडाइसेस आज के सत्र में हरे निशान के साथ बंद हुए हैं।
आईटी में शानदार तेजी देखने को मिली है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर देखिए, यहाँ पे भी अच्छे खासे जो मोमेंटम है, करीबन 3% की तेजी यहाँ पे आई है। ऑटो में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। कैपिटल मार्केट, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल्स, हर जगह तेजी का जो रुख था आज बाजार में हमें कायम होता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच देख लेते हैं, देखते हैं कि निफ्टी के कौन से बढ़ने वाले शेयर। सन फार्मास्यूटिकल, यहाँ पे जो डील का ऐलान हुआ है उसके बाद जबरदस्त तेजी हमें आती हुई दिखाई दी है। जियो फाइनेंशियल नंबर्स आए, नंबर्स के बाद ये तेजी जो है वो देखने को मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ में विप्रो में भी अच्छा खासा मोमेंटम आज के सत्र में देखा गया है। लूजिंग पॉकेट में श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बीईएल और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आज हमें गिरावट देखने को मिली और मेजॉरिटी ऑफ गिरावट न्यूज इनफ्लो के चलते आई है। इसके अलावा आईटी स्पेस में एक जो दमखम है आज काफी अच्छा बनता हुआ दिखाई दिया है। एल&टी टेक, कोफॉर्ज, एम्फेसिस, विप्रो, सारे ही स्टॉक्स एक अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज करते हुए नजर आए हैं। और फार्मा में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सन फार्मास्यूटिकल डील के चलते काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ था। माना यह जा रहा है कि अगर डील हो जाती है कंप्लीट तो पूरे ही स्पेस में सबसे बड़ी डील होगी अब तक की। यहां से काफी ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग हमें होती हुई दिखाई दे सकती है ग्लैंड फार्मा, और इसके चलते पूरे ही स्पेस में जो तेजी का सत्र है आज बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा काफी और स्टॉक्स भी थे फार्मा स्पेस में जो खबरों में बने हुए थे, और जिसके बाद पूरे ही आज मार्केट में हम देखें तो मोमेंटम काफी ज्यादा बुल साइड में था। घरेलू निवेशकों का दबदबा बाजार में लगातार बढ़ता जा रहा है। मॉर्गन स्टैनली की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार में एफआईआईज की ओनरशिप में तेज गिरावट आई है और घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी में उछाल आया है। पूरी डिटेल बता रही हैं हमारे सहयोगी श्रेया ठाकुर। देखिए, भारतीय बाजार में लगातार एफआईज की जो हिस्सेदारी है वो घटती जा रही है। अब ये घटकर एफआईज की ओनरशिप 16 साल के लोएस्ट लेवल पर आ गई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मार्केट फिर भी स्टेबल है, यानी कि भारतीय बाजार से एफआईज लगातार पैसा निकाल रहा है लेकिन फिर भी भारतीय बाजार स्टेबल है। उसके पीछे बड़ा कारण है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। जी हाँ, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगातार भारतीय बाजार में पैसा लगा रहे हैं और अब ये रिकॉर्ड स्तरों पर हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के आंकड़े रखूं मैं तो रिकॉर्ड हाई पर करीब 29% बढ़ गए हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अगर आप बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की 53 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये चीज़ें जो है वो भारतीय बाजार को सपोर्ट कर रही है। म्यूचुअल फंड्स, जिस तरीके से एसआईपीज के आंकड़े आए हैं, इनफ्लो बढ़ा है, इंश्योरेंस कंपनीज और रिटेल इन्वेस्टर्स अब मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि सिर्फ इतना नहीं, आगे चलकर अगर आप बात करें तो प्राइमरी मार्केट में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड रह सकती है। आईपीओज, क्यूआईपीज की अगर चर्चा कर लें तो वहाँ पर डिमांड काफ़ी मजबूत रहेगी। इसके अलावा कंपनीज बायबैक भी बढ़ा सकती हैं। साथ ही प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी अपनी स्टेक होल्डर्स कंपनीज में बढ़ाएगी, जो ओवरऑल कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा मार्केट का। ये भी बड़ा ट्रिगर हो सकता है भारतीय बाजार के लिए। अच्छा, जिससे ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन किन सेक्टर्स पर इंस्टीट्यूशंस ओवरवेट हैं तो उनमें शुमार है फाइनेंशियल सेक्टर। देखिए, बैंक्स हो गई, एनबीएफसीज हो गई, यहाँ पर नजरें बना के रखिए। इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर ओवरवेट है। वहीं जिन सेक्टर को आपको अवॉइड करना है उसमें मटेरियल्स आते हैं, जैसे सीमेंट, कमोडिटीज़, यहाँ पर थोड़ा आपको कॉशियस रहना है फिलहाल। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट से, मॉर्गन स्टैनली की इंडिया स्ट्रैटेजी रिपोर्ट से ये बात तो साफ होती है कि भारतीय बाजार अब एफआईज पर डिपेंडेंसी थोड़ी कम कर रहा है और कहीं ना कहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ही भारतीय बाजार को चला रहे हैं फिलहाल। पश्चिम एशिया संकट के मुद्दे पर आज वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और इंडस्ट्री के साथ एक बैठक की। बैठक के बाद एक्सपोर्टर्स ने कहा कि सरकार ने ईसीजीसी के तहत पूरा फायदा देने के साथ रॉ मटेरियल पर सहूलियत देने का आश्वासन दिया है। हम लोग को न्यूजीलैंड में खाली 4% का एक्सपोर्ट करता है, वो उसका इंपोर्ट 1.4 बिलियन है, बट हम लोग खाली 4% करता है। आज इधर एक्सपोर्ट के साथ बैठ कर हमारा क्या क्या प्रॉब्लम है वो ईसीजीसी वाला ने बहुत कवर किया ईपीएम में। सो हमारा प्रॉब्लम सभी कितने लॉजिस्टिक के वो आज आंसर मिला, हम लोग को खुशी है उसमें। क्या उसका सॉल्यूशन क्या निकला, किस तरह से? वो ईसीजीसी वाला ने कवर कर रहा है, क्या क्या नुकसान हो रहा है वो ईसीजीसी पे कवर हो जाएगा।
जितने हमारे एक्सपोर्ट हैं, जिस दिन भी एग्रीमेंट ऑपरेशनल होगा, हमारे सब एक्सपोर्ट जीरो ड्यूटी पे आ जाएंगे। न्यूजीलैंड में जनरल ड्यूटी 2.2% है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे टेक्सटाइल है, लेदर है, उस पर 10% ड्यूटी है। तो एक तरह से इंडिया को बहुत अच्छा मार्केट मिलेगा। सर्विसेज में बहुत ज्यादा मार्केट एक्सेस इंडिया को मिल रहा है। उसने एक इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट भी किया है $20 बिलियन 15 साल में करने का। तो एक ओवरऑल जो इंडियन एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई करने की स्ट्रेटेजी है, उसमें काफी सपोर्ट मिलेगा। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। इस बार अप्रैल में ही गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। भारत के कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार निकल चुका है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 98 इस वक्त भारत में है। कैसा रहेगा गर्मी का प्रकोप आगे, इस पर मौसम विभाग के वैज्ञानिक नरेश कुमार से खास बातचीत की असीम मनचंदा ने। सब देख रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ है। क्या देखिए, अभी अगर आप पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, जहाँ सेंट्रल इंडिया की बात करें, जो पूरा एरिया अगर जो फिगर से देखेंगे, जहाँ आप हीट वेव का सिंबल देख सकते हैं, पूरा एरिया हीट वेव की ग्रिप में है। और स्पेसिफिकली अगर आप सौराष्ट्र कच्छ की बात करें, जहाँ महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों की बात करें, वहाँ जो टेम्परेचर्स हैं 45 से ज़्यादा हैं। इवन विदर्भा में जो टेम्परेचर्स हैं वो 46 से भी ज़्यादा है। और अगर आने वाले दिनों की बात करें तो ये जो टेम्परेचर्स हैं मेजरली आज ही ऐसे रहने वाले हैं। कल से स्लोली ये इम्प्रूव हो जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज से ही प्रभाव कर रहा है, जिसका प्रभाव हिमालय रीजन से आज से स्टार्ट हो जाएगा और प्लेन्स में कल से स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण हमारा अनुमान है कि कल से हम जो हीट वेव कंडीशंस है जो पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वेट हो जाएगा और सेंट्रल इंडिया में एक दिन और रहेगा, उसके बाद वेट हो जाएगा। सर, अगर मैं महाराष्ट्र और ये सारे कोंकण रीजन की बात करूँ तो यहाँ पर क्या अनुमान लग रहा है? देखिए, गुजरात के लिए भी आज हमारा ऑरेंज अलर्ट है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर 45 प्लस है, ह्यूमिडिटी का भी इफेक्ट रहता है। कल से जहाँ भी इम्प्रूव हो जाएगा। और वेस्ट कोस्ट में आप जहाँ सिंबल देख रहे हैं, ये हीट वेव टाइप का सिंबल देख रहे हैं, ये हमारा हॉट एंड ह्यूमिड का सिंबल है। मीन जहाँ पे ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है और जो टेम्परेचर है सामान्य से ज़्यादा है, वो भी ऑलमोस्ट 2-3 दिन खैर वो रहेंगे ही। इसके साथ तमिलनाडु में भी वो रहने का अनुमान है। इसके अलावा जो दूसरी बात है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जहां आप ऑरेंज अलर्ट देख रहे हैं, उसके साथ ही वेस्ट बंगाल, झारखंड में भी ऑरेंज अलर्ट देख रहे हैं। उसका कारण यह है कि हम जहां थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हवाओं की गति है वो 50 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है, जिसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है। और कहीं ना कहीं हेल स्टॉर्म एक्टिविटी भी रह सकती है। इसके साथ ही पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सब हिमालयन वेस्ट में हैवी रेनफॉल। रात भी काफी गर्म रह रही है, तापमान 5 डिग्री ऊपर ही चल रहा है, तो उसका फिनोमेनन भी अभी रहेगा ये वाला? नहीं, अभी कल से स्लोली सारा कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले 24 घंटे के अंदर देख सकते हैं। हाँ जी, कल से इसका प्रभाव रहेगा। और जो हीट वेव कंडीशन है, इसके बाद कल के बाद हम आने वाले 5 से 6 दिन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे नॉर्थ वेस्ट में। और इस भीषण गर्मी की वजह से अप्रैल के महीने में ही बिजली का पीक आवर डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 24 अप्रैल को देश में बिजली का पीक लोड 252.07 गीगावाट रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक मई जून में गर्मी और बढ़ने वाली है और ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार पावर की पीक डिमांड 270 गीगावाट तक जा सकती है। पावर डिमांड को लेकर पूरा अपडेट बता रही हैं दीपाली नंदा। तो बिल्कुल इस साल अप्रैल में ही गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और यही वजह है कि बिजली की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 अप्रैल को देश में बिजली का पीक लोड 252.07 गीगावाट दर्ज किया गया है और मौसम विभाग की माने तो मई और जून के महीने में गर्मी का सितम और भी बढ़ने वाला है। ऐसे में एक्सपर्ट पूरी स्थिति को भांपते हुए ये अनुमान लगा रहे हैं कि अभी पीक डिमांड का आंकड़ा मई और जून के महीने में और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको बता दूं कि इस साल जो पीक डिमांड सरकार की तरफ
से अनुमानित की गई है वो 270 गीगावाट तक की रखी गई है और इसी को मीट करने के लिए सरकार की तरफ से एक मल्टी लेयर एक्शन प्लान तैयार किया गया है ताकि जब गर्मी का सितम हो और गर्मी अपने पूरे प्रकोप में हो तो घरों और कारखानों में किसी भी तरह की कोई बिजली गुल की समस्या ना आए। क्या कुछ इस एक्शन प्लान में शामिल किया गया है? तो थर्मल प्लांट्स का जो प्लान मेंटेनेंस होता है उसे टाला गया है और सरकार का ये मानना है कि इस कदम के बाद 10,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होगी। इसके अलावा पीक आवर्स में गैस प्लांट्स फुल कैपेसिटी पर अपना काम करें, ये भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ कोल इंडिया को ये निर्देश दिए गए हैं कि कोयले की सप्लाई में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए, जो पूरी सप्लाई चेन है वो मजबूती से काम करनी चाहिए। साथ ही राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो लगातार मॉनिटरिंग करें, डिस्कॉम्स के संपर्क में रहें और साथ ही साथ जो ग्रिड की मॉनिटरिंग है उसे लेकर भी खास आदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। इधर लद्दाख के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है। लंबे समय से लद्दाख के लोग नए जिलों की मांग कर रहे थे, इसके बाद अब इसे मंजूरी मिल गई है। इन 5 जिलों के बनने के बाद लद्दाख में कुल 7 जिले हो जाएंगे। गृह मंत्रालय से पहले ही इसकी मंजूरी मिल चुकी है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया है कि लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन की अधिसूचना को मंजूरी दे दी गई है। इसमें लद्दाख के लोगों की आकांक्षाएं और लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। साथ ही नए जिलों के गठन के बाद जमीनी स्तर पर प्रशासन और मजबूत होगा। और इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, इसलिए आप भी जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।